डोनाल्ड ट्रंप की कहानी मतलब कई परतें हैं इसमें। रियल एस्टेट डेवलपर, फिर रियलिटी टीवी स्टार, फिर राष्ट्रपति, और अब ये कानूनी मामले। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण सफर रहा है। तो आज इस डीप डाइव में हम इन्हीं पड़ावों को जरा खंगालेंगे, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर। जी, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, बिजनेस का तरीका, वो दिवालियापन वाला दौर। हाँ, और फिर वो टीवी वाला कमबैक, प्रेसिडेंसी, और अब जो ये सब चल रहा है। बिल्कुल। शुरुआत तो उनके पिता फ्रेड ट्रंप से होती है, जो मिडिल क्लास हाउसिंग बनाते थे। माँ स्कॉटलैंड से थी। लेकिन डोनाल्ड का रास्ता थोड़ा अलग था, है ना? वो मैनहट्टन की लग्जरी प्रॉपर्टीज की तरफ गए। हाँ बिल्कुल, पिता के मॉडल से हटकर बड़े प्रोजेक्ट्स, ज्यादा ग्लैमर, ज्यादा मतलब लीवरेज। और उनकी पढ़ाई न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी, फिर वॉटन से इकोनॉमिक्स की डिग्री 1968 में। जी, और ये वॉटन वाली पढ़ाई, ऐसा स्रोत बताते हैं कि बाद में काफी काम आई, खासकर फाइनेंस और ये चैप्टर 11 वाली चीज समझने में। एग्जैक्टली, वो जो दिवालियापन कानूनों का इस्तेमाल उन्होंने किया, ये उसकी नींव शायद वहीं पड़ी। हाँ, और ये भी कि वो वियतनाम युद्ध के दौरान ड्राफ्ट से बचे थे, कॉलेज और मेडिकल वजहों से। जी हाँ, ये भी उनके शुरुआती जीवन का हिस्सा है। फिर उन्होंने बिजनेस में कदम रखा और सीधा बड़े दाव लगाने शुरू कर दिए। जैसे वो अटलांटिक सिटी वाले कसिनोज, ट्रम्प ताजमहल का जिक्र आता है, जिसको बनाने में ही $1 बिलियन लगे थे। हाँ, और वो भी हाई इंटरेस्ट जंक बॉन्ड से फाइनेंस हुआ था, बहुत रिस्की था। और यहीं से वो चैप्टर 11 वाली कहानी शुरू होती है। 6 बार कॉर्पोरेट दिवालियापन फाइल किया है उनकी कंपनियों ने। जी, 1991 से 2009 के बीच। लेकिन देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पर्सनल बैंक्रप्सी नहीं थी। बिल्कुल, ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग थी। चैप्टर 11 मतलब कंपनी कर्ज से दब गई है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर रहे, बल्कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्ज पुनर्गठन। अच्छा, तो ट्रंप के मुताबिक ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी थी, कर्ज कम करने की, बेहतर डील पाने की। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि वो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, लेनदारों पर दबाव बनाने के लिए। तो मतलब ताजमहल 1991, फिर ट्रंप प्लाजा होटल 1992, प्लाजा होटल 1992, ये लिस्ट चलती गई। जी, ट्रंप कासल 1992, फिर ट्रंप होटल्स एंड कैसीनो रिजॉर्ट्स 2004 और ट्रंप एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट्स 2009। 6 बार। और इसका नतीजा क्या हुआ? मतलब कंपनी तो बच गई, पर जिन्होंने पैसा लगाया था उनका क्या? अक्सर लेनदारों को, जैसे बैंक या बॉन्ड होल्डर्स, उनको नुकसान उठाना पड़ा, काफी नुकसान। लेकिन ट्रंप की अपनी वेल्थ पे ज्यादा असर नहीं पड़ा। वो काफी हद तक सुरक्षित रहे, ऐसा कहा जाता है। पर हाँ, बिजनेस वर्ल्ड में उनकी साख, उनकी रेप्यूटेशन, उसको जरूर धक्का लगा। अच्छा, तो बिजनेस में साख गिरी, और फिर टीवी द अप्रेंटिस 2004 में। हाँ, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस शो ने उनकी इमेज को बिल्कुल बदल दिया। वो एक सख्त कामयाब सीईओ वाली इमेज, यू आर फायर्ड वाला कैच फ्रेज। वही, इसने दिवालियापन वाली कहानियों को जैसे ढक दिया और करोड़ों लोगों तक उनकी एक नई पॉजिटिव छवि पहुंचाई। और कमाई भी हुई शायद। हाँ, कहते हैं $400 मिलियन से ज्यादा। पर कमाई से ज्यादा इसने उनकी पब्लिक इमेज को रीब्रांड कर दिया और शायद पॉलिटिक्स के लिए जमीन तैयार की। कमाल है। तो टीवी से मिली नई पहचान के बूते वो 2016 में राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल की कुछ खास बातें क्या थी स्रोतों के हिसाब से? देखिए, एक तो वो बड़ा टैक्स कट था, जिस पर बहस हुई कि अमीरों को ज्यादा फायदा हुआ। हाँ, और इमिग्रेशन पर सख्ती, वो रिमेन इन मेक्सिको पॉलिसी, बॉर्डर पर परिवारों का अलग होना काफी विवादित रहा। जी, फिर ट्रेड डील्स पर दोबारा बातचीत करना, ईरान न्यूक्लियर डील से हटना, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानना, ये सब प्रमुख कदम थे। और सबसे स्थायी असर, क्या वो जजों की नियुक्ति है? यकीनन, 3 सुप्रीम कोर्ट जज और 200 से ज्यादा फेडरल जज, सब कंजर्वेटिव। गोरसुच, कवानुग, बैरेट। हाँ, इसका असर दशकों तक रहेगा, ऐसा माना जाता है। न्यायपालिका का झुकाव रूढ़िवादी तरफ हो गया। कार्यकाल भी काफी उथल पुथल भरा रहा। 2 बार महाभियोग चला उनपे। जी, ये भी अभूतपूर्व था। पहला यूक्रेन मामले में, दूसरा 6 जनवरी के कैपिटल दंगों को भड़काने के आरोप में। हालांकि दोनों बार सीनेट ने बरी कर दिया। हाँ, सीनेट में उन्हें सजा नहीं मिली। और अब राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी कानूनी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि शायद बढ़ गई हैं। हाँ, कई सिविल और क्रिमिनल केसेस का सामना कर रहे हैं वो। सबसे बड़ा मामला तो अभी न्यूयॉर्क वाला है, जहां उन्हें दोषी ठहराया गया है। जी हाँ, मई 2024 में 34 फेलिनी काउंट्स पर बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेराफेरी का आरोप।
और ये जुड़ा है 2016 चुनाव से पहले स्टॉमी डैनियल्स को किए गए भुगतान से। बिल्कुल, उस पेमेंट को छुपाने के लिए रिकॉर्ड्स बदलने का मामला है और ये पहली बार है कि अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति को फेलिनी क्राइम में दोषी पाया गया हो। सजा अभी तय नहीं हुई है। नहीं, सजा पर फैसला नवंबर 2024 तक टाल दिया गया है। इसके अलावा भी तो मामले हैं। जॉर्जिया वाला चुनाव हस्तक्षेप का केस, हाँ, जिसमें रिको कानून लगा है जो आमतौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए इस्तेमाल होता है, और वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स वाला मामला भी है। मतलब कानूनी दांवपेच और चुनावी कैलेंडर, ये सब आपस में बुरी तरह उलझ गए हैं। बिल्कुल, ये स्थिति उनके लिए तो चैलेंजिंग है ही, अमेरिकी सिस्टम के लिए भी एक नई बात है। तो अगर हम इन सारे स्रोतों को देखें तो ये कहानी है बड़े रिस्क लेने की, नियमों को अपने हक में मोड़ने की, चाहे वो दिवालियापन कानून हो या मीडिया। हाँ, और फिर उस बनी हुई इमेज के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुंचना, और अब ये कानूनी लड़ाइयाँ। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही नाटकीय सफर। सही कहा, हर मोड़ पर कुछ अप्रत्याशित। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि कैसी किसी एक व्यक्ति के जीवन में इतना हाई स्टेक फाइनेंस, रियलिटी टीवी की शोहरत, देश की सबसे बड़ी कुर्सी और इतने गंभीर कानूनी खतरे, ये सब एक साथ कैसे आ सकते हैं और इसके दूर तक जाने वाले असर क्या होंगे।